नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड एथिक्स। सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करके हमें कंक्लूज़न मिलता है, उसका सॉल्यूशन मिलता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या एस्पिरिन से हार्ट अटैक कम हो सकते हैं, क्या कोई फर्टिलाइज़र ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, या इस तरीके से कुछ अल्कोहल जो है वो डेंजर है फॉर ड्राइविंग पर्पस। तो ये जो इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं ये कैसे पता चलेगा। तो डेफिनेटली हम रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट करेंगे और सर्वे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है, इसके जो सॉल्यूशन है इन सब के क्या ये सही है। तो ठीक है, तो कुल मिला के बात हो रही है कि जिस तरीके से सर्वे कर कर हम लोगों को कोई कंक्लूज़न चाहिए होता है, उस तरह से एक्सपेरिमेंट कर कर भी एक कंक्लूज़न में पहुंचा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट करके भी पहुंचा जा सकता है। सो अब देखो इसमें क्या कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं। द पर्पस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन दो वेरिएबल के बीच में हमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है। एग्जांपल के तौर पे एक एस्पिरिन और हार्ट अटैक के बीच में हमें एक रिलेशन डेवलप कर रहा है कि हाँ, एस्पिरिन से सच में हार्ट अटैक क्या होते हैं, कम हो सकते हैं। तो ये दो वेरिएबल है, रेट ऑफ हार्ट अटैक एंड एस्पिरिन। तो ये एक इसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इसे क्या बोलेंगे? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। सो द अफेक्टेड वेरिएबल इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिव वेरिएबल। जो वेरिएबल अफेक्टेड है, ठीक है। और जो फर्स्ट वेरिएबल है, जैसे कि एस्पिरिन, हम जिसका जो रीज़न है, विच वन वेरिएबल कॉजेज, देखो यहाँ पे, व्हेन वन वेरिएबल कॉजेज चेंज इन अनदर, एक वेरिएबल को बदलने से दूसरे वेरिएबल में चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एस्पिरिन लेने से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो रहे हैं। तो एस्पिरिन लेने से हार्ट अटैक के चांस कम हो रहे हैं, तो एस्पिरिन की वजह से, तो ये हो गया एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जिसकी वजह से दूसरे वेरिएबल पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो, तो जिसकी वजह से वो हो गया एक्सप्लेनेटरी। और जिस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसे बोल रहे हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल। क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स वेरिएबल, ठीक है। तो हार्ट अटैक क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स वेरिएबल हो जाएगा। ठीक इसी तरह in a randomized experiment, the researcher manipulates values of explanatory variable and measures the resulting changes in the response variable. The different values of explanatory variable are called treatment. तो जो भी रिस्पॉन्स हम लोग उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या रिस्पॉन्स लेने का तरीका जो है, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। एंड एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज़ ए सिंगल ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल टू बी मेजर्ड। तो जो एक्सपेरिमेंट किस किस मेज़रमेंट में कर रहे हैं, किस यूनिट में कर रहे हैं, वो हो गया एक्सपेरिमेंटल यूनिट। जैसे कि पीसेस हो गया 1 2 3, या कुछ वेट हो गया किलोग्राम, या कुछ टाइम हो गया कि हम कुछ टाइम दे देकर, कोई केमिकल रिएक्शन है उस पर कुछ टाइम देकर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो 1 आवर 2 आवर्स या 1 मिनट 2 मिनट्स। तो ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो जाएगा कि आप उसमें कितना टाइम खर्चा कर रहे हो, या किस यूनिट पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किस क्वांटिटी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सो यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्टिवनेस ऑफ विटामिन ई इन प्रिवेंटिंग डिसीज। ओके, ये बड़ी प्रॉब्लम है बुक में। हाँ, यू रिक्रूट ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स and ask them if you regularly take vitamin E. You notice that subjects who take vitamin E exhibit better health on average than those who do not. Does it prove that vitamin E is effective in disease prevention? It does not. There are many differences between two groups compared. In addition to vitamin E consumption, people who take vitamin E regularly often take other steps to improve their health: exercise, diet, other vitamin supplement, choosing not to smoke. Any one of these factors could be influencing health. तो बताया गया है इसमें कि क्या विटामिन ई से ही हेल्थ में इफ़ेक्ट हो रहा है, या हेल्थ डिजीज़ प्रिवेंशन हो रहा है विटामिन ए से ही या ई से ही। तो क्या दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं?
हो सकता है वो अच्छी एक्सरसाइज कर रहा हो, कुछ अच्छा डाइट खा रहा हो, कुछ अच्छी डाइट ले रहा हो, है ना, ये और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उस पर भी स्टडी करना पड़ेगा। सो एडिशनल वेरिएबल दैट कैन क्लाउड स्टडी आर कॉल्ड लर्किंग वेरिएबल। अब यहाँ पे गुड डाइटिंग या एक्सरसाइजिंग हुआ, तो ये दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं टू बी हेल्दी, राइट। नॉट वी आर नॉट डिपेंड ऑन टोटली ऑन विटामिन ई। तो यही चीज़ बताया गया है कि दूसरे जो वेरिएबल एडिशनल वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है, आप विटामिन ई ले रहे हो, वो दैट्स गुड कि आपके हेल्थ में आपका अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन साथ में दूसरे फैक्टर भी हैं जो आपको हेल्दी बनाए हुए हैं। तो दैट्स द मेन थिंग। जैसे कि आपका रिजल्ट अच्छा आया, आपके अच्छे रिजल्ट आने के पीछे क्या वेरिएबल्स हैं, तो सिर्फ हार्ड वर्किंग ही वेरिएबल है क्या, कि या यू डन वेरी हार्ड वर्क? नहीं, स्मार्ट वर्किंग भी किया था, आप इंटेलिजेंट भी अच्छे हो, लाइक बाय ब्रेन, यू नो, अच्छा आपको ब्रेन है, गुड मेमोराइजिंग पावर है, तो दूसरे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो लर्किंग वेरिएबल्स हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स है ना, आप लोग एक एक छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन नोट्स बनाते रहे ना, जिससे कि कीवर्ड याद रहे आपको, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द एक्सप्लेनेटरी variable is causing a change in the response to variable, it is necessary to isolate the explanatory variable. The variable is causing a change in the response variable. It is necessary to isolate explanatory variable. The researcher must design her experiment in such a way that there is only one difference between group being compared and plant treatment, the accomplished by the random assignment ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर इस पूरे में यही बताया गया है कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट किन वेरिएबल पर किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट होता है वो टू वेरिएबल को ही मेन फोकस, टू वेरिएबल को ही रख के किया जाता है। ठीक है, माना कि लर्किंग वेरिएबल्स हैं, मान रहे कि लर्किंग वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट में कौन से वेरिएबल्स लेंगे, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल दिया हुआ था आपको कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, फोकस हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ही रहेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए पर्टिकुलर वेरिएबल्स पर ही किया जाता है। तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि अब हम विटामिन ए को ही एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हेल्दी होने के कई और फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस किस पर है, हमें विटामिन ई को ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बनाया गया है या हमें दिया गया है, तो हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल उसको ही रखेंगे और उसी पर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। फिर रैंडम असाइनमेंट देखिए, दिस इज स्कीम पर रैंडम असाइनमेंट experimental unit to treatment group when subjects are assigned treatment randomly. All of the potential lurking variables are spread equally among the group. At this point, only differences between groups is one imposed by the researcher. Different outcome measured in a response variable therefore must be direct result of the different treatment. In this way, an experiment can prove cause and effect connection between the explanatory and response variable. तो कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कॉज एंड इफेक्ट तो ही मेन तो वही है ना, किसकी वजह से क्या हो रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन है ये किसके बीच में देखा जाता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मेन फैक्टर, जिस फैक्टर, क्योंकि काफ़ी दूसरे लर्किंग वेरिएबल भी हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर वेरिएबल पर ही देखना है कि क्योंकि हम उसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को ही हम लोग फोकस करेंगे। जिस ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसको कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, फिर बाद में दिस ग्रुप इज गिवन ए प्लेसबो ट्रीटमेंट दैट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स वेरिएबल। द कंट्रोल ग्रुप हेल्प्स रिसर्चर बैलेंस द इफेक्ट्स ऑफ बीइंग एन एक्सपेरिमेंट विद द इफेक्ट्स ऑफ द एक्टिव ट्रीटमेंट। फिर बाद में ब्लाइंडिंग क्या है, देखो ब्लाइंडिंग इज अ रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट प्रेजर द पावर ऑफ सजेशन when a person involved in research study is blinded. Okay, he does not know who is receiving the active treatment, who is receiving the placebo treatment. ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप, समझ में आ जाएगा। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट क्या है ये भी पढ़ लेना। ठीक है, बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं,
तो ऊपर के ही ये है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, नो इश्यूज़। एथिक्स क्या है, एथिक्स में पता ही है। एथिक्स कोई भी चीज़ करने के जो तौर तरीके होते हैं उसे ही एथिक्स बोलते हैं। द वाइड स्प्रेड मिस यूज़ एंड मिस प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन ऑफन गिव फील बैड नेम। तो ये ज़रूरी है कि स्टैट्स, हम जो डेटा या स्टैट्स के थ्रू जो डेटा या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए और किसी भी तरीके से मिस प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कोरोना के टाइम पे जो डेथ रेट था, तो दूसरे जो डेथ हो रही थी किसी और भी रीज़न से, तो कोरोना स्टैट्स में कोरोना का ही आ रहा था। ठीक है ना। तो इससे एक मिस यूज़ हो रहा था, मिस प्रेजेंटेशन हो रहा था, लोगों में पैनिक हो रहा था। तो ये चीज़ें हैं कि एथिक्स ज़रूरी हैं, तो एथिक्स ये पढ़ लीजिएगा स्टैट्स के। ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, डेटा कलेक्शन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, देखो। The student will demonstrate the systematic sampling learning. The student will construct a relative frequency table. The student will interpret results and differences from the different data grouping. तो ये तो आपका एक एक्सपेरिमेंट बेस पर एक ये है, दिया हुआ है आपको। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है, अपना ओन आपको इस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लैब वर्क है एक तरीके से। ये भी लैब वर्क है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं शायद सैम्पल्स के। ठीक है, ये आप देख लेना। चलो ठीक है, एक चैप्टर तो ये वाला हो चुका है आपका।